हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोमोलिक्यूल्स के 5th लेक्चर में। तो बायोमोलिक्यूल्स का जो 5th लेक्चर है, इसमें हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ओलिगो और डाइसैकेराइड्स के बारे में जाना, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉलीसैकेराइड, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम लोग वाटर में डिजोल्व कराते हैं या उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे समझेंगे उनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों के जो सिलेबस में है वो है स्टार्च, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्या है, स्टार्च। यहाँ लिखा हुआ हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। मतलब इनकी जो प्राप्ति होती है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है। सीरियल्स आप जानते हैं, अनाज, रूट्स जड़ें होती हैं, ट्यूबर्स कंद होता है, ठीक है, जैसे शकरकंद के नाम से आप जानते हैं, और सब्जियों में। तो इस तरीके से स्टार्च की प्राप्ति होती है। और ये क्या होता है, एक पॉलीमर होता है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इस चीज को ध्यान रखना। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट को मिलाकर ये बनता है। 2 कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं, एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो इनके बारे में ही हमें पढ़ना है कि स्टार्च का जो हाई कंटेंट है वो कहाँ प्राप्त होता है, सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में। और ये इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंटेन या कंसिस्ट ऑफ अ 2 कंपोनेंट, दैट इज एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले हम लोग एमाइलोज को जानेंगे, आप पॉज करके नोट भी करते रहें। सबसे पहले देखेंगे एमाइलोज में। एमाइलोज क्या है, जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको भी करना है। इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, और कॉन्स्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च। इसके अंदर 15 से 20% स्टार्च होता है एमाइलोज में। तो रिमेनिंग जो 85 to 85% होगा वो किसमें होगा, एमाइलोपेक्टिन में। इसीलिए 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप ध्यान रखना, ऑल जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आती हैं वो सभी प्रेजेंट होती हैं एट C1 एंड C4 कार्बन पे। तो कैसे, पहले समझ लें एमाइलोज क्या होता है बेटा, एक अल्फा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। कई सारे अल्फा ग्लूकोज को लीनियरली हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंक के द्वारा कनेक्ट कराएंगे। तो इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। दूसरा कि ये इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या, कॉन्स्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च। 15 से 20% स्टार्च मिलता है यहाँ पे। और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो इसके C1 C4 पे प्रेजेंट होता है। कैसे होता है इस चीज को हम लोग जानेंगे डायग्राम से। तो देखें एमाइलोज का लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है पॉलीमर का, वो समझ लेते हैं। ये मेरे पास जो डायग्राम है आप लोग जान चुके हैं कि ये अल्फा ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। वैसे इसको हम लोग क्या लिखा करते थे, ध्यान दो, अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरनोज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज हैं सभी, और ये सभी अल्फा ग्लूकोज का क्या है, लीनियर पॉलीमर है। तो कैसे बनाएंगे वो समझते हैं हम लोग। देखें ये है अल्फा ग्लूकोज, ये भी कौन है, अल्फा ग्लूकोज। एंड इस तरीके से हम कई सारी यूनिट्स इसकी लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी सारी यूनिट्स होती हैं, 200 से 1000 तक यूनिट ली जाती हैं। इसमें सभी को लीनियरली रखा जाता है और पॉलीमराइज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं लीनियरली। कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। देखें यहाँ पे, तो यहाँ से हम समझते हैं कि वाटर यहाँ से कैसे जाता है। देखो यहाँ से अपने पास H और ये OH, यहाँ से वाटर इस तरीके से निकालेंगे हम, H और ये OH। तो आप समझें यहाँ पे ये लीनियरली कैसे कनेक्ट होगा वो समझते हैं। अब इसी तरीके से इसको जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से समझ लो। यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है ये ऑक्सीजन, ये देखें 1 मोल। अगला देखते हैं इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सेकंड, इसी तरीके से थर्ड को लिखेंगे। ये हमारे पास थर्ड अल्फा ग्लूकोज यूनिट है। ये तीनों जो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं इसमें ध्यान रखना। इसी तरीके से ऐसा भी तो होगा कि अपने पास यहाँ से इसका H और इधर का OH
इसी तरीके से यहाँ का H और उस साइड का OH किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो लार्ज नंबर ऑफ इधर चलेंगे, हमारे पास कई सारी यूनिट्स होंगी उधर उधर। तो हम लोग क्या करेंगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है दिखा दो, H ये क्या है CH2OH। मैं सेकंड 1 मिनट रुकें, यहाँ पे हम इस तरीके से दिखा देते हैं, समझिए। ये मेरे पास H है, जो जैसा है वैसा ही रखेंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज है तो आप इसके स्ट्रक्चर को हॉवर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं। यहाँ केवल ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ OH है, यहाँ OH है और यहाँ केवल O बनाना क्योंकि इसका H रिप्लेस हुआ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे क्या है H, ठीक, यहाँ पे मेरे पास क्या है CH2OH। सेम पैटर्न चलना है, कुछ नहीं है, जैसे यहाँ चल रहा था वही चलेगा। ये OH है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या है H, ये क्या है H, यहाँ पे OH, ये H, यहाँ H CH2OH और यहाँ पे भी अपने पास क्या है H, ये O छोड़ेंगे, यहाँ पे H OH OH H। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ मैंने ऑक्सीजन छोड़ा क्योंकि ये हाइड्रोजन किसी और OH से, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग नंबरिंग भी करते हैं। देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, तो ये मेरे पास क्या होगा 2, ये 3rd, ये कैसा होगा 4, ये 4th कार्बन हो गया। यहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे तो ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा, ये C4 होगा, ये C5 होगा और ये C6 है। इसी तरीके से ये C5 है और ये C6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास C5 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो आपने क्या कहा था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें C1 और C4 पे। तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम 4 ले रहे हैं C4 तो इसका हम 1 ले रहे हैं, इसी तरीके से इसका हम 1 ले रहे हैं तो इसका 4 ले रहे हैं। तो इसका 1 तो किसी और का 4 होगा, इधर का 4 तो किसी और का 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें कैसे प्राप्त होगा वो समझ लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वो समझते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है C1 और C4 पे। सेम पैटर्न में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। दो मोनोसैकेराइड किससे कनेक्ट, ये दो मोनोसैकेराइड ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन से कोई दूसरा मोनोमर इसका कनेक्ट होगा, इसी तरीके से इस ऑक्सीजन से इधर साइड का कोई मोनोमर कनेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे अगर ये 4 है तो इधर का कोई 1 होगा, उधर अगर ये 1 है तो इधर का कोई 4 होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये क्या है मेरे पास, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एट C1 एंड C4, ये भी सेम है, ठीक है। इस तरीके से इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। तो ये सभी क्या है, लीनियर पॉलीमर हैं किसके, अल्फा ग्लूकोज के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलोज। तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, एमाइलोज का। किसका है, एमाइलोज, ठीक है ना। अब यहां लिखा है केमिकली एमाइलोज, लेज नहीं है बेटा, यहां ओज है, इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन with 200 to 1000 alpha D plus glucose unit that are held together at C1 C4 glycosidic linkage। अब ये इस तरीके से 200 से लेके 1000 यूनिट मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाती हुई दिखाई दे सकते हैं, किसके अंदर, एमाइलोज के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना। ये अनब्रांच्ड क्या है, लॉन्ग, इसमें केवल अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, कोई भी ब्रांच लिंकेज नहीं है, जो कि एमाइलोपेक्टिन में होती है C1 C6 पे। तो ये अनब्रांच्ड चेन बोला जाता है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन बोला जाता है। कैसे, वो भी समझेंगे, पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लें। कुछ नहीं है, C1 C4 पे हमने क्या दिखा दिया, वाटर को बाहर कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर जा रहे हैं
अब एन वाटर आप दिखा सकते हो, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स आप यहाँ से 2 दिख रहे हैं तो 2 दिखा दो। ऐसे ही 1000 होंगे तो 1000 वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, आप समझ पा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हमारे पास से क्या होता है कि हमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना जो 2 मोनोसैकेराइड्स को एक ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहा है। तो हम लोग 1000 या 200 या 1000 जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोर देन 2 को लेके दिखा देते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट C1 एंड C4, ठीक है। इस चीज को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत आसान है और ये चीज हम पहले बनाना सीख चुके हैं हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में, ठीक, नोट कर लें। चलिए आगे। अब यहां पे है एमाइलोपेक्टिन जो दूसरा कंपोनेंट है। यहां साफ सुथरा लिखा हुआ है आपके पास कि ये क्या होता है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। वो था लीनियर, ये है ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ये एक ब्रांच पॉलीमर बोल दो या ब्रांच चेन बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां पे ध्यान रखना ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, और जबकि हम लोग जो एमाइलोज पढ़ते हैं वो एक लीनियर पॉलीमर है। किसका, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के हैं। अल्फा डी ग्लूकोज बोल दो या अल्फा ग्लूकोज बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो था एमाइलोज था क्या, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और ये है ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। वो वाटर में सॉल्युबल था, ये वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूट्स हम लोग करते थे अबाउट 15 to 20%। तो रिमेनिंग अगर मैं 50% लेके चलूंगा तो 85% बचेगा, अगर मैं 20% लेके चलूंगा तो 80% बचेगा, जो कि स्टार्च कहां होती है, एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में। एमाइलोज की फॉर्म में 15 to 20% था, तो रिमेनिंग वाली 80 to 85% किस में होगी, एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में, ठीक है। ऑल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं C1 C4, उसमें भी C1 C4 पे था, बट वो अनब्रांच्ड थी। और यहां पे देखो ब्रांचिंग भी बनती, ब्रांचिंग अकर्स थ्रो C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक चीज बढ़ जाती है, वहां पे केवल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था C1 C4 पे, वहां कोई ब्रांच नहीं थी, ब्रांचिंग नहीं हो रही थी, वो अनब्रांच था, अभी बताया था पीछे, ठीक है। अभी देखेंगे तो यहां पे लिखा था ये अनब्रांच्ड चेन। अब यहां पे आपके पास नया वर्ड आ गया, ये है ब्रांचिंग अकर्स थ्रो C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कैसे देखेंगे वो समझते हैं स्ट्रक्चर में, एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखें अब इस तरीके से ये मेरे पास कई सारे अल्फा ग्लूकोज हैं, ये सभी मेरे पास अल्फा ग्लूकोज हैं, ठीक है। मैं सभी पे नहीं लिख रहा हूं, एक जगह में लिख दे रहा हूं अल्फा ग्लूकोज, ये सभी अल्फा ग्लूकोज है। अब यहां पे हम लोग कैसे करेंगे वो समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखें भाई आराम से समझें, यहां पे क्या है वो समझ सकते हैं। देखो यहां पे क्या होगा मेरे पास, मैं यहां पे बनाना चाह रहा हूं, देखें कैसे करेंगे यहां पे वो समझ लेते हैं। अगर मैं करूं यहां पे C1 C4, तो सबसे पहले ना काउंटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास 1 है तो ये मेरे पास क्या होगा, 4 होगा। यहां पे ये 1 है तो ये 4 होगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 4 होगा, बट ये 6 होगा। यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ये 4 होगा, ये 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें ये 1 है, यहाँ पे ये 6 होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट मैं उतने पे लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे होता है, सेम पैटर्न चलोगे। यहाँ से कैसे निकलता है कोई चीज़ तो देख सकते हैं, यहाँ से HOH बाहर कर देना, यहाँ से HOH अपने पास से बाहर कर दीजिए। यहाँ से HOH ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना तो HOH बाहर कर दो, कहाँ, C1 C4 से। तो अगर ये मेरे पास 1 है तो ये मेरे पास 4 है, तो C1 C4 से हम H2O को बाहर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से अगर H जाएगा और यहाँ से अगर H जाएगा तो इस जगह से भी हमारे पास क्या मिलेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा। इसका 4 तो किसी और का 1 होगा, उसका 1 तो किसी और का 4 होगा। अब यहाँ ब्रांचिंग कहाँ होती है, 1 और 6 पे। यहाँ पे तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ब्रांचिंग कैसे होती है, यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा सेम। यहाँ पे इसका H और इसका OH जाएगा C1 C4 पे। पर जो ब्रांचिंग होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे 1 और 6 पे। किस पे होगी, 1 और 6 पे। तो यहाँ से ध्यान दें कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे इसका H, ठीक है ना, और इसका OH यहाँ से इस तरीके से जाता है बाहर, ठीक, ये चाहता है। तो यहाँ से ओवरऑल N वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं, कैसा दिखाई देगा। आप जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पे मैं इसी चीज़ को अगर कॉपी करने की कोशिश करूं तो शायद देखता हूं मैं कॉपी हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको लाना चाहूँ तो आ तो रहा है, कुछ आ तो रहा है,
बट चलो मैं बना ले रहा हूँ, नहीं तो कुछ गलती हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, देखें कैसे दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर ध्यान देना, बहुत सरल होते हैं। अल्फा ग्लूकोज का आप जानते हो बिल्कुल। यहाँ पे देखो हमने क्या किया वो समझते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका 4 है तो किसी और का क्या होगा, 1 होगा। इसका 4 से हाइड्रोजन हमने लिया तो किसी और का क्या हम लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको और पतला कर ले रहे हैं। इसका अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन हटाया, ठीक है ना, किसी और का OH निकलेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वैसे ही हम बना दे रहे हैं, हमें जहाँ जहाँ काम है। तो यहाँ पे हमारे पास CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ O बनेगा। यहाँ पे हमारे पास कौन है, OH है, यहाँ पे कौन है, H है। या मैं पहले क्या करूँ, सभी के स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। देखें मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अगला हमारे पास इसी तरीके से है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मीडियम वाले को मैं ऐसे रख रहा हूँ कि इसके जस्ट नीचे ये आ जाए, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसमें मैं इस तरीके से कर ले रहा हूँ। समझते हुए चलना भाई, बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। आपको एक बार हवत प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाने में आ जाएंगे फिर कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लें इस तरीके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी ना चीज़ें रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH2OH है, यहाँ H है, यहाँ H, ये O मिलेगा, किसी से ये लिंकेज करेगा। यहाँ पे OH जो जैसा है वैसा रख दो, जिसका कोई लिंकेज में रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको वैसे का वैसा ही रख दो, उसको मत छेड़ो। तो यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ H है, यहाँ पे अपने पास OH है, यहाँ H है, ये H है, ये OH है। सेम पैटर्न चलता रहेगा, यहाँ पे H है, ठीक है। उसके बाद यहाँ CH2OH है, यहाँ पे H, ये H, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH है अपने पास, यहाँ H है। सेम मैं रख रहा हूँ पूरा का पूरा अल्फ़ा ग्लूकोज, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH2OH है। CH2OH में मेरे पास यहाँ से OH निकल चुका है, तो जो जहाँ बचा हुआ उसी को लेके चलेंगे। ये OH निकल चुका है, यहाँ OH और H है। ऊपर से आप देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें सेम चल रही हैं, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, और ये H, OH, और यहाँ पे हमारे पास H है, ये केवल O है, इधर O है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास हमारे पास क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास O है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, O लिया, ठीक। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी मैंने O बनाया, यहाँ पे भी मैंने O बनाया। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं तो आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पे OH है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है। तो अब आप देखेंगे यहाँ से मैं क्या दिखा रहा हूँ कि इनके बीच में C1 C4 के बीच में ही ग्लाइकोसाइड की लिंकेज है। यहाँ पे C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइड की लिंकेज है, यहाँ C1 C6 के बीच में ग्लाइकोसाइड की लिंकेज है। या मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ और अच्छा लगेगा आपको अगर मैं इसका कलर इस तरीके से दिखा दूंगा। यहाँ पे C1 C4 के बीच में है, यहाँ C1 C6 के बीच में, यहाँ C1 C4 के बीच में है, यहाँ भी C1 C4 के बीच में लिंकेज है, ठीक है। ध्यान रखना ये C1 C4 के बीच में लिंकेज है। आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास ये ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी किसी ना किसी से लिंकेज होगा। इधर वाला ऑक्सीजन है ये भी किसी ना किसी से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जाएगा, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ कि इधर भी कहीं ना कहीं से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये भी है।
इधर वाला ऑक्सीजन भी किसी ना किसी से C1C4 लिंकेज बना रहा होगा। अब यहाँ पे C1C6 बन चुका है। तो देखें मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये क्या है, इसका 4 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, या मैं इससे दिखा दूँ, तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास 1 है और ये 4 है, बट ये हमारे पास 6 है और ये इसका 1 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास ये 4 है तो ये इसका 1 है, C1C4, ये इसका 4 है तो किसी और का 1 होगा। आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास C1 है तो ये किसी का C4 होगा। तो अब आप खुद से देख लें, अब आप खुद से देखें, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बट ये क्या है, ब्रांचिंग एट, यहाँ पे दिख रही है क्या, ब्रांचिंग एट C1C6, ये मेरे पास C1C6 है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ये मेरे पास, या मैं इसको इससे करूँ, किससे करूँ, मैं इसमें इस कलर को लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये सब हमारे पास क्या मिल रहे हैं, ये मेरे पास मिल रहा है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बेटा OH है, ठीक है ना, लिंकेज एट C1C4। तो यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिख रही है आपको, C1C4 जैसे पीछे एमाइलोज में था, बस यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ गई है, यहाँ पे ब्रांचिंग भी होती है C1 और C6 में। तो ये वाली जो ब्रांचिंग है ये एक्स्ट्रा होती है एमाइलोज में, ठीक है। आप देखो वहाँ पे लीनियर था और यहाँ पे ब्रांच्ड है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो कंपोनेंट की जो परसेंटाइल होती है, कंपोजिशन होती है, वो 80 to 85% होती है, क्योंकि यहाँ लीनियर के साथ ब्रांचिंग भी चलती है। अब ये तो मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स में दिखाया है, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ती जाती है, तो मैंने यहाँ पे लीनियर भी होगा, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, C1C4 पे भी दिखाएगा, और ब्रांचिंग भी बनती जाएगी C1C6 की। इस तरीके से आपको होता है ये, ठीक है। बहुत आसान है, सेम चल रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको बनाना है अल्फा, वो C1C4 पे बना देना। और एक चीज बढ़ गई यहाँ पे कि जो हम एक जगह पे, इसमें क्या था, हम देख रहे हो सीधे सा हम लोग क्या कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर, ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो लीनियरली बना के, और केवल अल्फा डी ग्लूकोज के हमने अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दी C1C4 पे। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने 2 लेयर्स बना के चल रहे हैं, आप देख रहे हो, इस तरीके से हमने रख रहे हैं कि C1C4 भी दिखे, इसमें C1C4 भी दिखे, जो मैंने इसमें ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसमें C1C6 दिखाना दोनों लेयर के बीच में ये। इसी तरीके से यहाँ होगा वो C1C6 बनाएगा, उधर का होगा, इस तरीके से बनता रहेगा। तो यहाँ पे C1C4 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी मिलेगी और C1C6 की ब्रांचिंग भी मिलेगी। तो इसी वजह से ये ब्रांच चेन पॉलीमर बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज का, और वो लीनियर पॉलीमर बोला जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे कंपोजिशन 80 to 85% होती है इसके अंदर स्टार्च, वहाँ पे 15 to 20% होती है। नोट कर लें पॉज करके, बहुत आराम से, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें, नोट करें जल्दी से। अब एक नज़र में छोटी सी चीज़ें और देख लेते हैं। इसको एक बार देख लिया आपने, पॉज करके देख लेना। चलिए अब यहाँ पे देखो एमाइलोज है, ये क्या है, एमाइलोज। एमाइलोज में मैंने बताया ये क्या होता है, एक लीनियर पॉलीमर होता है। तो ये क्या बोला, ये ब्रांच पॉलीमर होता है। कंपैरिजन एक नज़र में देख लेते हैं पूरी चीज़ें। और ये 15 to 20% इसमें स्टार्च होता है, इसमें बकाया 80 to 85%। अगर इधर 20% उधर 80% होगा, इधर 15% होगा, तो 85% होगा। तो रेंज में दी जाता है 15 to 20 और 80 to 85, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्युबल होता है ये वाटर में एमाइलोज, जबकि ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है हमें C1C4 पे, यहाँ भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अपने को मिलेगा C1C4 पे, बट ये अनब्रांच्ड होता है और ये ब्रांच्ड होता है। इसकी ब्रांचिंग जो मिलती है वो C1C6 पे मिलती है। इतनी चीजें ध्यान रखना, ये डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो ये अनब्रांच्ड है, वो ब्रांच्ड है, उसकी ब्रांचिंग कहाँ पे होती है, अकर्स C1 एंड C6 पे, जो कि मैंने इधर बताया आपको। यहाँ पे दिखाई दे रहा है C1 C6 पे इसकी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। ये देखो, ये C1 है और ये C6 है। यहाँ C1 C6 पे ब्रांचिंग, और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, उसके साथ ब्रांचिंग भी बनाता है C1 C6 पे। यही अंतर है एमाइलोपेक्टिन में, ठीक है। इसी वजह से ये कंपोजिशन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। स्टार्च इसके अंदर 80 to 85% पाया जाता है। तो एक नज़र में मैं चीज़ें आप कंपेरिजन करने के लिए बता सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सेलुलोज है अपने पास। क्या है, सेलुलोज।
तो सेलुलोज में लिखा है इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अभी आप कहेंगे सर एमाइलोज जो पढ़ाया था स्टार्च के दो कंपोनेंट, उसमें भी तो आपने बोला था वो लीनियर पॉलीमर होता है। मैंने कहा हाँ, एमाइलोज में बोला था लीनियर पॉलीमर होता है, बट किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। और यहां क्या बोल दिया, ये होता है बीटा ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, डी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, डीएल आप जानते हो। तो वो होता था लीनियर पॉलीमर कौन? एमाइलोज होता था लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये होता है बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, यहां पे भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। C1 होता है एक ग्लूकोज यूनिट का और C4 होता है नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट का। इसी वजह से यहां अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ना बनके बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है, क्योंकि नेक्स्ट का 4 लेंगे। ठीक है, यहां पे समझें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझना किस तरीके से दिखाई देगी, इसी को देख लियो। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पे इसकी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से HOH कैसे जाता है। अब दोनों OH अगर आप देखेंगे इसमें तो देखें, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो एमाइलोज को देखो। एमाइलोज में आप देख रहे हैं दोनों OH कहाँ आ रहे थे? अपॉन में। तो HOH यहाँ से निकाले कि हम इसको जोड़ रहे थे दोनों मोनोसैकेराइड्स को ऑक्सीजन से। बट यहाँ पे ध्यान देना बीटा क्यों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पास ये क्या है, अपने पास पहली बात ये है बीटा डी ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ये सभी बीटा ग्लूकोज हैं, ये सभी क्या है? बीटा डी ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज बोल दो। तो बीटा में क्या अंतर होता था आपको पता है? अल्फा और बीटा में क्या अंतर होता था? अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर होता था और इसमें OH ऊपर होगा। ध्यान दो, अगर आप अल्फा को देखेंगे तो आपको मैंने यहां पे बताया है, आप देखें इसमें HOH होता है, HOH फर्स्ट कार्बन पे HOH। बीटा में केवल फर्स्ट कार्बन पे जाने पर ये OHH हो जाता है, केवल इतना अंतर है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बीटा में बोलूंगा तो आप देखेंगे बीटा में आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट कार्बन पे OHH होता है, बाद बाकी सेम रहता है, केवल किस कार्बन पे चेंजमेंट होगा? फर्स्ट कार्बन पे। किस पे होगा? फर्स्ट कार्बन पे। तो आप इस चीज को समझ लें। फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे। अब यहां पे कैसे निकलेगा? OH एक यहां लगा एक यहां लगा, तो यहां का H इस तरीके से डालना, यहां का OH। ठीक है, इसी तरीके से यहां का H और यहां का OH, C1 C4 यहां पे भी लिंकेज मिलेगा। तो यहां का H जाएगा तो कहीं और का OH जाएगा, इधर साइड वाले का, नेक्स्ट वाले का। इसी तरीके से यहां का आप समझें, आप देख पा रहे हैं यहां से OH है तो किसी इधर का H जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लें कैसे बनेगा, आप वो समझ लो। वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज कराते हैं, देखें तो कैसा दिखाई दे रहा है अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन। यस, ये हमारे पास हावत स्ट्रक्चर बन गया बीटा का, कुछ चेंज नहीं है, 3 पहले बना लो। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, देखेंगे। ये इस तरीके से आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे और जो जहाँ जैसे पे लगा हुआ है उसको वैसे ही रखना है, कुछ खास नया नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जैसे है वैसे कर दो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा में यहाँ पे कोई अंतर नहीं होता, सेम। इसका H तो किसी और का OH आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे OH, यहाँ से कोई चेंज नहीं, केवल फर्स्ट कार्बन पे चेंज होता है HOH में, और कोई दिक्कत नहीं होती। लेफ्ट में जो लगी होती चीज़ें उन्हें कहाँ रखा जाता है? अप साइड में, और राइट वाली को बिलो साइड में। आप जानते हो कैसे अल्फ़ा बीटा फॉर्म बनाते थे। यहाँ पे H दिखाई देगा हमें, यहाँ H दिखाई देगा, ये सेम चलेगा, CH2OH, HOH, H ऊपर से देख के आप बना सकते हैं, आपके पास पीछे बना हुआ होगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ये H, ये OH, ये H, यहाँ पे OH, H। ठीक है, इस तरीके से। और मेरे पास वहाँ से अगर H जाएगा तो यहाँ O दिखाई देगा, यहाँ पे H बना होगा। अब आप समझते हैं यहाँ पे हम अपने पास क्या है, समझ लें। अब यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है वो समझ लें। यहाँ का जो ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से इस तरीके से जुड़ा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इससे इस तरीके से जुड़ा है। इधर का ऑक्सीजन किसी और से जुड़ा होगा, ध्यान दो।
ये इस तरीके से यहाँ वाला ऑक्सीजन जो है वो किसी और के साथ जुड़ा होगा, ठीक, इधर से ऐसे करके यहाँ वाला ऑक्सीजन किसी से जुड़ा होगा, ठीक है, इधर ही तरीके से इधर वाला भी किसी के साथ हमारे पास इस ऑक्सीजन से ये जुड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। तो आप देख पा रहे इसी तरीके से इधर भी कई सारे लीनियर पॉलीमर होंगे, बट किसका ये लीनियर पॉलीमर है, ये बीटा ग्लूकोज का है। और बीटा ग्लूकोज में मैंने फिर बताया कि फर्स्ट कार्बन वाले का HOH रिवर्स कर दिया जाता है, आपने पीछे हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया, आप देख लेना। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज में OH OH दोनों एक दूसरे के इनवर्सली थे, इस वजह से इसमें लिंकेज इस तरीके से मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इसको ये होता है बीटा ग्लाइकोसाइड। अब ये अल्फा नहीं, कैसा है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ध्यान दें, यहाँ पे हमने अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया था एमाइलोज में, आपको ध्यान होगा, क्योंकि दोनों OH यहाँ पे मिलते थे, तो OH से ही H लिया जाता है। अब जरूरी नहीं इसका OH इसका H, आप इसका H इसका OH लेते तब भी एक ऑक्सीजन बचता। तो यहाँ पे इस तरीके से गिरा है, और उसमें बीटा वाले में किस तरीके से चल रहा है वो आप देख लें, यहाँ पे कैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। और बीटा वाले में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से अपने पास, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बट है कहाँ पे, एट C1 एंड C4 पे। आपको पता है ये C1 है तो ये क्या होगा, इसका C4 होगा, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, ठीक है ना, ये अगर 4 होगा तो ये इसका 1 होगा। इस तरीके से C1 ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 है तो ये C4 है, ये अगर 1 है तो ये C4 है, अगर ये 1 है तो ये इसका C4 है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। जबकि एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता था, इसमें बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है। वह अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता था एट C1 C4 पे, यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है एट C1 C4 पे। डिफरेंस ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना, अल्फा बीटा में क्या अंतर है। मैंने हावर्थ प्रोडक्शन बताया था, अल्फा फॉर्म कैसी होती है, बीटा फॉर्म कैसी होती है और कहां पे डिफरेंस होता है, ठीक है। और जिस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट की वजह से उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते थे, उस फिनोमेना को एनोमर्स बोलते थे। ध्यान करो, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास बन गया क्या, सेलुलोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द सेलुलोज। ये क्या है, सेलुलोज स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, नोट कर लो। चले लास्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप वैसे ही है, देखो इस पहले का, इट इज नॉन टू बी द स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल्स। हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को बॉडी के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि हम एक जगह पे ही अपनी प्रोटीन या अपनी कैपेसिटी या एनर्जी को समय पे क्या कर देते हैं, रिलीज, नहीं, वो स्टोरेज होती है बॉडी के अंदर। ऐसे ही एनिमल में हम लोग क्या करते हैं, ये एनिमल में स्टोरेज मटेरियल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे होगा, एमाइलोपेक्टिन जैसा होगा। एमाइलोपेक्टिन में क्या कर रहे थे हम लोग, जिसमें C1 C4 पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ C1 C6 पे ब्रांचिंग होती थी, इसलिए ब्रांच चेन उसको क्या बोलते थे, पॉलीमर बोलते थे। तो यहाँ पे ध्यान दो, और इट इज हाईली ब्रांच्ड, दैट इज वाई ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, किसको, ग्लाइकोजन को। 1 मार्क्स में कहीं पूछा जाए तो ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, जो पीछे बना के आए। और ये इसको हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एनिमल में ये स्टोरेज मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन, जैसे अधिक मात्रा में लिवर, मसल्स और ब्रेन में होता है, ठीक है। जब बॉडी को रिक्वायर होती है एनर्जी की तो ये ब्रेक हो जाता है, इट ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। जो अपनी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो ये बॉडी के अंदर ब्रेक होके हमें एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना, वो ग्लाइकोजन होता है जो हमारे बॉडी में स्टोरेज मटेरियल के रूप में स्टोर होता है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एंजाइम की वजह से, एंजाइम कैटालिस्ट की वजह से वो एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होने पर ये क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, ये रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होगी
उसी समय ये एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से या एंजाइम के एक्शन की वजह से, रिएक्शन की वजह से ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अलग से बनाया नहीं जाता है, एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। ब्रांचिंग क्यों लिखा आपको पता है, वो ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ठीक है, और एनिमल के अंदर ये स्टोरेज मटेरियल है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। लास्ट है कार्बोहाइड्रेट का, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ये बहुत सरल है, आपको ये केवल रीड कर लेना है, ऐसा कुछ खास नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट्स के लिए कैसा है, एसेंशियल होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट। इनका जो मेजर पार्ट है, दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। ये अपने बॉडी का मेजर पोर्शन फॉर्म कर रखते हैं, मतलब कि मेजर पोर्शन जो होता है बॉडी का, वो हमारे पास क्या है, फूड के रूप में जो मेजर पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दे आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मटेरियल, अभी पीछे बताया था, लाइक स्टार्च इन प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन रूप में स्टोर होता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए स्टोरेज मटेरियल है। सेलुलोज जानते हो, सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड। वुड के रूप में जो सेलुलोज होती है उसका यूज हम लोग करते हैं फर्नीचर के रूप में, फर्नीचर बनाने में। और जो क्लॉथ के अंदर सेलुलोज होता है उसका यूज करते हैं हम कपड़े बनाने में, कॉटन फाइबर के रूप में जो पाया जाता है फाइबर, वो सेलुलोज, वो कॉटन फाइबर के रूप में होता है, उससे हम लोग क्लॉथ बनाते हैं। और वुड के अंदर सेलुलोज होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर को बिल्ड करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज कई सारी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, कई सारी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, कई सारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के रूप में इसके रॉ मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेल वॉल जानते हो, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती हैं प्लांट्स के, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है बाहरी परत, सेलुलोज की। ये सब चीज़ें आप हाई स्कूल की हैं, आप जानते हैं, कुछ खास नहीं है, इनको केवल रीड करना है आपको। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी समझ से आपका चैप्टर कार्बोहाइड्रेट का एंड हो गया है, और आपने पूरा लेक्चर बड़ा मन से देखा है, जाना है, तो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि हमने एक बड़ा पार्ट अपना इसका ख़त्म किया। अब इसमें है क्या वो समझ लें कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रीड करने वाली चीज़ रीड कर लेने पर जो स्ट्रक्चर हैं उनमें ध्यान रखना, कौन किसका लीनियर पॉलीमर है, कौन किस में ब्रांचिंग बन रही, किस कार्बन पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन रखता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन रखता है, कौन वाटर में सॉल्युबल है, कितना % किस में, मतलब कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई ड्रॉ करने वाली, वो अल्फा और बीटा अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर आपने कंप्लीट कर लिया, उसकी अल्फा बीटा फॉर्म को समझ लिया, उसके हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला को समझ लिया, उसके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को समझ लिया, उसकी चेन स्ट्रक्चर, मतलब जो कायरल कितने कार्बन होते हैं, ओपन चेन में कितने होते हैं, क्लोज में कितने होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अच्छे से समझ लिया है तो आपको आगे चाहे वो डाइसैकेराइड्स का सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, चाहे वो पॉलीसैकेराइड्स का स्टार्च हो, या उसके दो कंपोनेंट हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन हो, और चाहे उसमें हमारे पास ग्लाइकोजन हो, मतलब किसी में भी दिक्कत नहीं आनी है अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को समझ लिया, उसकी अल्फा बीटा फॉर्म को समझ लिया। एक नई जगह पे गैलेक्टोज भी आया था, वहाँ पे इस पर मैंने C4 एपीमर भी बताया था। तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और मन से इसको एक बार देखें, स्ट्रक्चर को समझें, समझ के ही ड्रॉ करें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और मन लगा के अपने नोट्स बनाएं, स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।